नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर के मौत के मामले में एसआईटी की जांच जारी है। कल शाम भी एसआईटी 1.5 घंटे तक अधिकारियों से पूछताछ करती रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी के द्वारा पहले 5 सवाल पूछे गए थे और उसके बाद 7 सवाल और पूछे गए, यानी कुल 12 सवालों के जवाब प्राधिकरण अफसरों से मांगे। इसके अलावा दमकल विभाग से भी इस बात की जानकारी ली है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में नाकामयाब साबित क्यों रहे। फिलहाल अगर इस जाँच के दायरे की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण का प्लानिंग डिपार्टमेंट, नोएडा ट्रैफिक सेल, सिविल डिपार्टमेंट सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी शुरुआती तौर पर लापरवाही सामने आई है। और सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो जूनियर अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि जो भी शिकायतें उस इलाके से की गई थी उन शिकायतों पर अमल नहीं किया गया। ट्रक जब 31 दिसंबर को गड्ढे में गिरा उसके बाद भी प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी गई और जानकारी ना मिलने के चलते वो काम नहीं हुआ और इंजीनियर की मौत हो गई। फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलने के बाद अब अगर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो इससे जवाब लेने के बाद एसआईटी सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और सरकार के स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो फिलहाल देखी जा सकती है। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद अब स्थानीय लोग दमकल विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लग गया लेकिन इंजीनियर की जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा दमकल विभाग की टीमें तो मौके पर पहुंची लेकिन उस इंजीनियर को बचाने में नाकामयाब साबित रहीं। पिता किनारे पर बैठकर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा और इंजीनियर पानी के अंदर से अपनी हेल्प मांगता रहा, मदद मांगता रहा और रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दमकल कर्मियां जो भी मौजूद थे मौके पर उनके द्वारा उसको नहीं बचाया जा सका। जिन क्षमता की गाड़ियां या इक्विपमेंट्स थे वो नहीं होने की बात सामने आ रही है। और दूसरी तरफ दमकल विभाग पर डिलीवरी बॉय और मृतक का पिता दोनों गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों के द्वारा कहा गया है कि अगर समय रहते रेस्क्यू किया जाता, दमकल कर्मी पानी के अंदर उतरते तो शायद उस इंजीनियर को बचाया जा सकता था। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब एक डिलीवरी बॉय बिना किसी संसाधन के पानी के अंदर कूद सकता है तो दमकल कर्मी पानी के अंदर जाने से क्यों हिचक रहे थे। क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि पानी को ठंडा बताया गया। क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि अंदर सरिया होने की वजह से बोट को पानी के अंदर नहीं उतारा गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो सेक्टर 150 है उसके निवासी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंजीनियर को नहीं बचाए जाने के पीछे दमकल कर्मियों की भी असफलता मान रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो SDRF NDRF को जब तक बुलाया गया जब तक इंजीनियर की मौत हो चुकी थी। हाईटेक शहर नोएडा को कहा जाता है, आधुनिक संसाधन यहाँ पर हैं, बावजूद उसके 2.5 घंटे तक एक इंजीनियर पानी में फंसा रहा और उसने दम तोड़ दिया। और दमकल विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो किनारे पर बैठकर नज़ारा देखते रहे। आज शाम 6:15 पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में और ख़ास करके जो भी सरकारी और महत्वपूर्ण इमारतें थी वहाँ पर लाइटों को बंद कर दिया गया। पूरी तरीके से ब्लैकआउट था और इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को परखा कि अगर कोई घटना होती है, कोई हमला उत्तर प्रदेश में होता है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा। राजधानी लखनऊ में भी इसका आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के बीच में तालमेल के साथ ही हमारी फायर फाइटिंग टीम और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं वो किस तरह से मुस्तैद हैं इसको परखा। दरअसल पुलिस लाइन में आयोजन किया गया था जिसमें सभी एजेंसियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद थी। शाम 6:15 पर ब्लैकआउट हुआ और उसके ठीक बाद हवाई हमले होने लगे। थोड़ी देर बाद आतंकी हमला भी शुरू हुआ, हर तरफ बमबारी हो रही थी और इसी बीच में जो सिविल डिफेंस की टीम थी वो लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। थोड़ी देर में ही SDRF और NDRF की टीम भी पहुंच गई जिसने रिहायशी जो इलाका था वहां पर जो लोग बिल्डिंगें कोलैप्स हो गई थी वहां पर सर्च ऑपरेशन किया। जो लोग इमारतों में फंसे थे उनको निकाला। एक एक्सरसाइज की गई कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई अटैक होता है, कोई हमला होता है तो ऐसे में हमारी जो टीमें हैं वो किस तरह से काम करेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी आज दूसरे
स्नान पर्व पर मौनी अमावस्या के बाद वसंत पंचमी पर भी स्नान के लिए नहीं पहुंचे हैं और उनकी तबीयत भी आज खराब है। हमारे साथ उनके कुछ भक्त, उनके कुछ जानने वाले, कुछ शिष्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि लगातार दूसरा स्नान पर्व है जब महाराज जी स्नान करने नहीं गए, क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी की अभी अमावस्या नहीं हुई है तो आज जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। अभी तो बाहर हैं वो, तो आज वो कैसे पंचमी का स्नान कर लेंगे? जब अमावस्या का स्नान हुआ नहीं है तो पंचमी का स्नान कैसे कर सकते हैं? क्या लगता है, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम तो राम नारायण त्रिपाठी है और मैं तो बसंत पंचमी का स्नान करके आया हूँ, परंतु ये बड़ा दुखदाई है एक सनातनी के तौर पर कि हमारे जो धर्म के प्रमुख होते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य जी का मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ। आप बताइए क्या कहें? हम भी तो कहेंगे, हम भी आए हैं गंगा नहाने, लेकिन जब हमारे महाराज जी नहीं नहाए तो हमारा नहाने से क्या मतलब है? आप भी नहीं नहाए हैं? नहीं नहाए, आए थे जब बाबा जी नहीं नहाए तो हम नहीं नहाए। कब तक महाराज जी इस तरह से बैठे रहेंगे? कैसे बताएं, गंगा माता का तो दर्शन करने आए हैं तो नहा लेना चाहिए और झुक जाना चाहिए अपने आप से। जी। बाकी जो जो जैसा करेगा वैसे झेलेगा। महाराज जी आज भी स्नान करने नहीं गए? जी महाराज जी, सनातन धर्म आप देख रहे हैं कि मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व पर महाराज जी का जो है ये रथ जो है पालकी रोकी गई है, ये आज की परंपरा नहीं है। ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जब उस समय शंकराचार्य थे, उस समय नागांव अखाड़ों ने उनको पालकी में ले करके ही जो उनको स्नान कराते थे। तो लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और आज भी जो है वसंत पंचमी के दिन भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए नहीं गए, बल्कि आज तो उनकी तबीयत खराब है। सुबह से वो अपनी पालकी पर जो उनके शिविर के बाहर है वहाँ पर भी नहीं आए हैं। इंतज़ार हो रहा है वो आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि आज भी उनका स्नान पूर्ण हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह। उत्सव का पर्व है, बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के सैलाब जिस तरीके से दिखाई दे रहा है वो वाकई जो पुलिसकर्मी है उनके पसीने छूट रहे हैं। आनंद जी, किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? और व्यवस्था तो प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी रखी गई है, क्योंकि आज से होली का उत्सव स्टार्ट हो जाता है। 40 दिन का उत्सव है। कहते हैं ये त्योहार स्वयं इसको खेलने के लिए देवता लोग ब्रज में आते हैं, क्योंकि ये त्योहार विशेष त्योहार है। तो अलग ही उत्साह लोगों में होता है, क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा भी गोपी का रूप रखकर आए कि भरकर लाए भभूत का झोला, होली खेले शंकर भोला। तो ये त्योहार विशेष त्योहार है ब्रज का, जन्माष्टमी से भी बड़ा त्योहार है ये। कहते हैं कि बसंत उत्सव से ही शुरुआत होती है होली के पर्व की, और ठाकुर जी को जब गुलाल लगाया जाता है तो फिर समूचे ब्रज में होली का आगाज हो जाता है। आज से ठाकुर जी को गालों पे गुलचप्पे लग गए हैं, ठाकुर जी के माथे पर गुलाल लग गया और ठाकुर जी ने श्वेत बांध ली है, इसलिए कि 40 दिन अपने भक्तों के साथ होली खेलूंगा। तो जब ठाकुर जी अपने भक्तों पे रंग डालेंगे, उनको अपने रंग में रंगेंगे, तो एक अलग ही वो स्टार्ट हो जाएगा। बिहारी जी के भक्तों के लिए क्या कहेंगे? क्या बिहार जी के भक्तों के लिए यही कहूंगा कि इस होली के त्योहार में अपने आप को ठाकुर जी के रंग में रंगे और उन सब के ऊपर अपनी कृपा बनी रहे ठाकुर जी की। ये होली उन सब के लिए शुभ मंगल में रहे, आनंद रहे। शुभ मंगलमय होली हो और लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब हो रहा है। कहाँ से आए आप लोग? कानपुर से। कानपुर से आए। कितने लोग आए? 3 लोग हैं। और ठाकुर जी के साथ होली खेली? जी बिल्कुल। कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा। आज बसंतोत्सव का पर्व है, आज से जी जी जी, आज से होली स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। जी। कहाँ से आए आप? जम्मू से। तो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या होली खेली ठाकुर जी के साथ? अभी खेलनी है, थोड़ी थोड़ी खेली है। कितने लोग आए आप? 7 लोग, 8 लोग। 60 लोग। कैसा रहा यहाँ? बहुत माहौल अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। हमें मन कर रहा है कि हम इधर ही रहे। देखिए, श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं और अपने आराध्य को भी वो साथ में लेके आए, जहाँ गड्डी गोपाल की वो घर में पूजा करते हैं, उन्हें भी ठाकुर जी के दर्शन कराने और इस बसंत उत्सव के पर्व में शामिल करने के लिए लेके आए। उत्साह उमंग यहाँ बिहारी जी के मंदिर में दिखाई दे रहा है। हराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। वसंत पंचमी का त्योहार जब आता है तो समझा ये जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा होती है और इसके अलावा पीला रंग एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सरसों जो है वो भी लोगों को गिफ्ट की जाती है। खेत खलियान हरे भरे होते हैं, मौसम में बदलाव होता है, इसलिए खेती में भी बदलाव होता है। इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि बसंत ऋतु जब आती है तो उसमें लोगों का प्यार बढ़ता है। लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं दरअसल ये है दरगाह, निजामुद्दीन की दरगाह। लोग पूरी दुनिया में यहाँ पहुँचते हैं
और आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पास एक पटका है जो कि पीले रंग का है। लोग पीले नजर आते हैं, पीला रंग का पटका, टोपी, हर चीज पीली पीली नजर आती है। लेकिन इसका इतिहास क्या है? आखिर निजामुद्दीन दरगाह के अंदर बसंत पंचमी क्यों? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में फरीद भाई हैं। फरीद साहब, सबसे पहला सवाल तो ये, हम देख रहे हैं कि सब पीले पीले नजर आ रहे हैं। कब से त्योहार जो है बसंत पंचमी का निजामुद्दीन दरगाह में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये दरअसल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में भी मनाया गया। ये एक रस्म है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की, उन्हीं की याद में ये बसंत मनाई जाती है। खानका में ये दिन जो है याद किया जाने लगा कि आज के दिन वो है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बाद हज़रत अमीर खुसरो का 6 महीने बाद इंतकाल हो गया था उनके इंतकाल के, तो उनके नाम से पे ये रस्म जो है उनके आस्थाने पे, उनके दरगाह पे मनाई जाने लगी। आज तकरीबन 700 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। उसी शान शौकत से रस्म आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में मनाई जाती है। हर कौम का, हर मज़हब का आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान इस रस्म में शरीक होता है। और आप देखिए, लंबी लंबी कतारें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लोग आज जो चढ़ावा करते हैं वो ज़्यादातर पीले कलर के फूल या फिर सरसों, इस तरह की तमाम चीज़ें लेकर के आते हैं और लाइन में लग करके बाकायदा मज़ार के अंदर जाते हैं। आप देखिए, पीले कलर के सभी लोगों ने बाकायदा यहाँ रुमाल सर पे बांधे हुए हैं आज। और ये कल्चर आज का नहीं है, ये इसको हो गए 700 साल से ज़्यादा। और इसी तरह से हर साल जो है निज़ामुद्दीन दरगाह पे 4:45 बजे के करीब जब असर की नमाज हो जाती है, उसके बाद यहाँ पीली चादर चढ़ाई जाती है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं, वो जो यहाँ के कर्मचारी भी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, वो बाकायदा उस दरगाह पर, इस दरगाह पे बाकायदा निज़ामुद्दीन दरगाह पे पीली चादर चढ़ा करके एक खुशी का इजहार करते हैं कि किस तरह से एक शिष्य ने अपने गुरु की मान रखी है और उनको खुश किया है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस जनगणना की बात की जाए तो इसमें 33 सवाल शामिल किए गए हैं, जिसमें घर, मकान, फ्लैट, प्रॉपर्टी की जानकारी के साथ साथ वाहन की जानकारी भी घर के वरिष्ठ सदस्य को देनी होगी। जनगणना 2 फेज में शुरू की जाएगी। पहले फेज की बात की जाए तो अप्रैल 2026 से पहला फेज शुरू होगा, जिसमें घर, मकान और तमाम जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। और दूसरा फेज 2027 में शुरू होगा। 2027 में तमाम जो लोग परिवार में हैं उन लोगों की गणना की जाएगी। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब जल्द ही आपके घरों तक जनगणना करने वाले तमाम अधिकारी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई हो रही है, सोनभद्र पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई आज आप लोग यहाँ पर आकर कर रहे हैं? आज हम लोग कोतवाली रावट्सगंज जनपद सोनभद्र में पंजीकृत मुकदमा 1191/25 के क्रम में माननीय न्यायालय NDPS एक्ट कोर्ट सोनभद्र द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में आज ये सीजर की कार्रवाई हो रही है। जनपद वाराणसी में 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति आज जब्त होगी। कितनी संपत्तियां हैं जो जब्त कर? 3 स्थानों पे संपत्तियां हैं, जिनको तीनों स्थानों पे हम लोग 2 स्थान पे कर चुके, तीसरे स्थान पे अभी क्या आरोप है इन पे? ऊपर मुकदमा कब दर्ज हुआ? क्या क्या आरोप लगे इस भोला प्रसाद जायसवाल और शुभम जायसवाल? कप सिरप के प्रकरण में, जैसा कि आप जानते हैं पूर्व में भी कि कप सिरप भारी मात्रा में जनपद सोनभद्र में पकड़ा गया था, लेकिन कप सिरप की जांच की गई तो जहां जाना चाहिए वहां कप सिरप गया नहीं और अन्यत्र जगहों पे कप सिरप गया है। उसी संबंध में ये सीजर की कार्रवाई चल रही है। आगे भी और भी जांच कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई आगे भी होगी? SIT टीम द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अभी अन्य प्रॉपर्टियों की मिलने की संभावना है, उस पर भी अलग से कार्रवाई होगी। तो ये बता रहे हैं कि आगे भी जो है जांच जारी रहेगी और उन्होंने साफ किया कि कफ सिरप केस में जो कफ सिरप जहां पहुंचना था वो पहुंचा नहीं और इस पर केस दर्ज हुआ और अब तेजी से इस पर कार्रवाई की जा रही है और 3 संपत्तियां जो है वो सीज की जा रही है। लगभग 2000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला माना जा रहा है जो कफ सिरप सिंडिकेट के दौरान हुआ। देखिए, 3 तरह की बातें इसमें सामने आई। पहले तो इनलीगल तरीके से कफ सिरप बेचना, दूसरा कफ सिरप पहुंचना कहीं और, पहुंचाया कहीं और गया, बताया कि नेपाल और बांग्लादेश तक भी से पहुंचाया गया, और तीसरा इस पूरे कफ सिरप तस्करी के दौरान किस तरीके से हवाला के पैसे को इधर से उधर किया गया, ये भी आरोप है। और अब इस पर लगातार
बड़ी कार्रवाई होती हुई वाराणसी में दिखाई दे रही है। जो कफ सिरप सिंडिकेट के मुखिया हैं शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल, उसके खिलाफ तेजी से अब कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में टीम की संपत्तियां दर्ज की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। कानपुर में पुलिस ने अवैध ट्रेडिंग, सट्टेबाजी और हवाला के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के धनकुट्टी में स्थित एक छोटे से मकान में छापेमारी करते हुए पुलिस ने वहां से तकरीबन 2 करोड़ रुपए और 61 किलो चांदी बरामद की है। मकान से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मकान मालिक रमाकांत गुप्ता भी शामिल है। पुलिस इनसे पूछताछ करके लगातार इस गिरोह के बारे में और अधिक जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही है। इसी दौरान पुलिस को मौके से एक डायरी बरामद हुई, जिसमें आगरा के एक गैंगस्टर सट्टेबाज का नाम लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि ये गैंग उससे जुड़ा हुआ था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस गैंग के तार देश भर के तमाम सट्टोरियों से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट में सट्टेबाजी, शेयर बाजार में सट्टेबाजी का काम करते हैं। इसके अलावा हवाला से भी जुड़ा इनका कारोबार है। कहा जाता है कि पूरे देश में कहीं पर भी पैसे की डिलीवरी करनी हो तो ये आसानी से वहां पर कर देते हैं और आसानी से कानपुर में कहीं से भी पैसा मंगा लेते हैं। ऐसे में पुलिस को प्रारंभिक सफलता हाथ मिली है। बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई है, चांदी बरामद हुई है, लेकिन पुलिस के सामने अभी बड़ी चुनौती है कि इस गैंग के तमाम अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करे और गैंग का भंडाफोड़ करे और ये पता लगाए कि ये गैंग कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। दरअसल पुलिस को मौके से नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस गैंग के लोग नेपाल में जो गेमिंग ऐप संचालित होते हैं उससे भी जुड़े हुए हो सकते हैं और तमाम रुपयों की खपत विदेशों में भी की जाती रही होगी, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में इस पूरे नेटवर्क से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। न्यूज़ स्टेट कानपुर। जनपद जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित खलीलपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस गांव के एमबीबीएस की तैयारी करने वाले सूरज भास्कर ने पुलिस को सूचना दी बीते 18 जनवरी को कि 2 युवकों ने पल्सर से आकर उनके साथ मारपीट की और ग्राइंडर से उनके पैर की उंगलियां तक काट दी। जब पुलिस ने इस मामले पर काम करना शुरू किया तो जो मामला खुल कर आया वो चौंकाने वाला था। सूरज भास्कर ने अपने पैर को खुद ही काट दिया था। ये उसकी डायरी में भी लिखा था कि 2026 में एमबीबीएस यानी नीट की तैयारी में उसको किसी तरह से डॉक्टर की डिग्री लेनी है। ऐसे में विकलांगता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उसने खुद ही ये साजिश रची, जिससे उसने ग्राइंडर मशीन से अपने पैर की उंगलियां तक काट ली। आकाश भास्कर नाम का व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरे भाई सूरज भास्कर को कोई सुबह 4 बजे आकर के मारपीट करके गया है और उसके पैर का पंजा काट दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो ये सजेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता नहीं। इसके दौरान जो हमारी विवेचना हमने इसको ढूंढी, आसपास खेतों को ढूंढा गया तो कुछ एनास्थीसिया वाले इंजेक्शन, सिरिंजेस इत्यादि का मिलना हुआ, जिससे हमारे विवेचना में और इजाफा हुआ। अभी तक की तमाम विवेचना में आप लोगों को अवगत कराना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज़ स्टेट जौनपुर। मॉनसून की बरसात के बाद हिमाचल प्रदेश में ना के बराबर बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है इनमें बर्फ़ लदी रहती थी, लेकिन आजकल खाली खाली नज़र आ रहे हैं। मौसम के इस बदलाव ने जहां पर किसानों बागवानों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं पर्यावरणविद और पर्यटन कारोबारी भी चिंता में है। प्रदेश के मौसम की बात करें तो 4 से 5 डिग्री तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं।
ऐसे में मौसम विभाग ने क्रिसमस से पहले बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है, लेकिन इसका कितना असर होता है ये देखना होगा। शिमला से पराक्रम चंद। मसूरी में इस बार जो बर्फ़बारी हुई है वो काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी यहाँ पे देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ पर अभी भी बर्फ़बारी जारी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पूरी बर्फ़ से मसूरी ढक चुकी है, सफ़ेद चादर ओढ़ चुकी है। पर्यटक मसूरी की तरफ रुख कर रहे हैं और एक लंबे समय के अंतराल के बाद जब व्यापार बिल्कुल यहाँ पर सूना पड़ा था, पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी थी, अब मसूरी में पर्यटक मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं। साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक जो मसूरी आए हैं वो भी बर्फबारी का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति है। हम लोग पुणे से आए हैं। कहाँ से? पुणे से। पुणे से। कैसा लग रहा है बर्फबारी देख? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने सुना कि 5 साल बाद बर्फबारी हो रही है और बहुत तेज़। हम एडवेंचर करते हुए हैं। हम 3 लड़कियाँ हैं और एक मेरा भाई है। तो हमारी गाड़ी स्किट हो रही थी, बट फिर भी हमने कैसे जैसे मैनेज करके यहाँ तक हम लोग गाड़ी लेकर आए हैं। पर्यटक खड़े, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नेहल है और मैं भी पुणे से आई हूँ और बर्फ़बारी मैंने पहली बार देखी है और मसूरी आकर ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम पूरा हो गया। ये मसूरी बिल्कुल विंटर वंडरलैंड बन चुका है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। और यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे हमें हमारी गाड़ी स्किड हो रही थी, काफ़ी लोगों ने हमें हेल्प की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा फील कर रहे हैं? फील तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बस यहाँ पे मज़ा आ रहा है और घूमने में पैर फिसल रहे हैं। प्रणव हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ। यहाँ पे पहली बार आया हूँ उत्तराखंड मेरे दोस्त लोग के साथ और ये ट्रिप बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है और हम लोग को स्नो मिल गई। क्या मैसेज देंगे जो और लोग आना चाहते हैं? जो लोग मसूरी आना चाहते हैं या उत्तराखंड आना चाहते हैं, ये जन्नत है। मतलब ये जो जगह है उत्तराखंड, वो सही में वाकई में काबिल तारीफ़ है और जन्नत है। मतलब इस जगह पे आने के बाद मैं इससे पहले कश्मीर का ट्रिप कर चुका हूँ, मनाली का ट्रिप कर चुका हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मेरे को या इससे ज़्यादा बर्फ़ और ऐसा एनवायरनमेंट मेरे को और कहीं भी नहीं मिला है। देखा आपने किस तरह से पर्यटक यहाँ पर मसूरी में भारी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कोई पुणे से, कोई बम्बई से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। पहली बार बर्फ़ भी देखी है। सभी लोग मसूरी में बर्फबारी का पूरा लुत्फ़ ले रहे हैं। मैं अमित गुप्ता, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।